अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% स्कॉलरशिप है, आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है, उसको हम डील करेंगे। ठीक है, तो देखो हमें ये तो मालूम ही है कि जो रेस्पिरेशन है और जो ब्रीदिंग है उन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। जब हम ब्रीदिंग के बारे में बात करते हैं तो वहां पर हम सिंपली एक चीज कहते हैं कि हम हवा को इनहेल करेंगे और हवा को एक्सहेल करेंगे, या नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, या जो हवा हमने बाहर छोड़ी वो कार्बन डाइऑक्साइड है और जो बॉडी के इनसाइड में गई वो ऑक्सीजन होती है। ये ब्रीदिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में थोड़ा सा अंतर होता है। रेस्पिरेशन में आपके पास हम एक वर्ड ऐड कर देते हैं कि जब भी हम ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे और वो सेल के इनसाइड में जाएगी तो वहां पर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड आपको होता हुआ नजर आएगा। ये रेस्पिरेशन का पार्ट है, ये ब्रीदिंग का हिस्सा नहीं कर। लेकिन कई बुक्स के अंदर रेस्पिरेशन और आपके पास ब्रीदिंग को इंटरचेंजेबली यूज कर लिया जाता है, तो आप घबराइएगा मत, समझ जरूर लीजिएगा कि रेस्पिरेशन का मतलब ऑक्सीडेशन ऑफ फूड से है और ब्रीदिंग का मतलब सिर्फ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन से ही होता है। अब हम इस यहां पर देखेंगे कि ब्रीदिंग का एक्चुअली जो प्रेपोजिशन है बॉडी के अंदर वो किस तरह से होता है, तो उसको डील करेंगे हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट कर पढ़ेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने की पूरी टेंडेंसी रहती है। देखिएगा, तो सबसे पहले हमें रॉ ऑपरेटस का पता होना जरूरी है। किसका पता होना जरूरी है? रॉ ऑपरेटस। अब रॉ ऑपरेटस का मतलब क्या हुआ? वो पर्टिकुलर आपके पास ऑर्गन्स या आपके पास इनसाइड जो भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी मदद करेंगे इस रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग के अंदर, उन स्ट्रक्चर्स को हम रिलेट कर यहां पर देखेंगे। तो देखिए, सबसे प्राइमोस्ट जो आपके पास चीज रहेगी वो है आपके पास थॉरेक्स। ठीक है, या दूसरा यहां पर वर्ड यूज कर सकता हूं, दैट इज थोरेसिक कैविटी। क्यों? क्योंकि थोरेसिक कैविटी के इनसाइड में हमारे पास दो चीजें नजर आती हैं, एक आपके पास लंग है और दूसरा आपके पास हार्ट है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लंग के बारे में पढ़ते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम हार्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो याद करिएगा, जब हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के बारे में थोरेसिक कैविटी या थॉरेक्स को रिलेट करेंगे तो हम सिर्फ लंग को कोट करेंगे और हर्ट के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं बताएंगे। चलिएगा, नंबर 2 जिसकी इंपॉर्टेंस रहेगी यहां पर वो है आपके पास इसी थॉरेक्स के इनसाइड में आपको नजर आएगी, दैट इज द रिब्स। क्या नजर आ रही है? रिब्स है। तो रिब्स को एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करने के लिए यहां पर इंटरकोस्टल मसल्स हैं। क्या है जी? इंटरकोस्टल मसल्स रहेंगी, ये भी इंपॉर्टेंट रोल आपको प्ले करेंगी इस ब्रीदिंग के अंदर। द थर्ड पार्ट दैट विल हेल्प यू इन ब्रीदिंग इज दैट इज अ डायफ्राम। क्या चीज है जी? दैट इज डायफ्राम। तो डायफ्राम आपके पास एक ऐसी मसल है जो आपको थोरेसिक कैविटी को सेपरेट करती है एब्डोमिनल कैविटी से। तो एब्डोमिन को थॉरेक्स से सेपरेट करने वाली जो मसल है वो डायफ्राम है। नॉर्मली जो आपके पास डायफ्राम की मसल है उसको कहा जाता है दैट इज अ फ्रीनिक मसल। तो ये चीज हमें याद होनी चाहिए। नंबर 4 जो हमारी यहां पर जरूरत है कि ब्रीदिंग के लिए, वो है डिफरेंस इन दी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। अब इसको हम बाद में रिलेट करेंगे ये किस तरह से, लेकिन याद करके चलिएगा। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के अंदर आपके पास पहली चीज दैट इज थोरेसिक कैविटी में लंग की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके बाद रिब्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, रिब्स में आपके पास इंटरकोस्टल मसल का कनेक्शन हमें नजर आता है, तीसरा हिस्सा डायफ्राम जिसमें आपको फ्रीनिक मसल नजर आएगी जो आपके पास थोरेसिक कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से आपको सेपरेट करने में मदद करती है, और चौथी चीज जो रिक्वायर्ड रहेगी वो आपके पास है पार्शियल प्रेशर के अंदर आपके पास जो डिफरेंस रहेगा गैसेस में, जो आपके पास मदद करने वाला है एक जगह से दूसरी जगह गैसेस की मूवमेंट के अंदर। और लास्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होगी आपके पास एटीपी। एनर्जी के बिना प्रोसेसेस को कराना शायद कहीं पर पॉसिबल नहीं होता है, तो एटीपी भी एक प्राइमोस्ट फैक्टर यहां पर रहेगा ही रहेगा। अब जरा देखते हैं, ये जो ब्रीदिंग है इसके दो हिस्से हैं। ब्रीदिंग के दो हिस्से होंगे, एक आपके पास इंस्पायरेशन और दूसरा आपके पास एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन एंड सेकेंड इज एक्सपायरेशन, या इसको नॉर्मली हम इनहलेशन भी बोलते हैं। इनहलेशन
और इसको एक्सहलेशन भी कहा जाता है, एक्सहलेशन। या नॉर्मल वर्डिंग के अंदर हमने ये कहा कि इंस्पिरेशन में हमने इनहेल किया एयर को, इनहेलेशन या इनहेलेशन ऑफ एयर, और एयर कौन सी है, दैट इज ऑक्सीजन है। और एक्सहेलेशन में हमने कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से एलिमिनेट किया है, बॉडी से बाहर जो आपके पास गैस जाएगी वो आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और जो बॉडी के अंदर जाएगी वो आपके पास ऑक्सीजन होगी। तो जब ऑक्सीजन बॉडी के इनसाइड में जा रही है तो उसको इंस्पायरेशन बोलेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी से बाहर जा रही है तो उसको एक्सपायरेशन बोलेंगे। अब हम मैकेनिज्म देखेंगे कि इंस्पायरेशन होती कैसे है और एक्सपायरेशन किस तरह से होती है। तो सबसे पहली चीज देखेंगे कि इंस्पायरेशन होने के लिए क्या चीजें रोल प्ले करती हैं। तो पहला है आपके पास इंस्पायरेशन। अब देखो, हमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट थिंग क्या नोट करनी है। देखो, मान लीजिए आप हवा को जब इनहेल करेंगे तो आपके साथ क्या होता है, जरा ट्राई कर लीजिएगा एक बार। मान लीजिए आपने लंबी सांस खींची, तो होगा क्या, आपकी जो ये पर्टिकुलर चेस्ट है वो आपके पास ऊपर की ओर को मूव कर रही है और बाहर की ओर को मूव कर रही है। एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, ट्राई कर देख लें बच्चों एक बार। आपने जब हवा को इनहेल किया तो आपकी जो चेस्ट है वो लिफ्ट अप हो जाएगी, लेकिन आउटवर्ड भी जाएगी। या ये कह लीजिए दूसरी भाषा के अंदर, आपके पास जो थोरैक्स है वो आपके पास अपवर्ड मूव करेगा और आउटवर्ड मूव करेगा। तो पहली चीज आपको यहां पर होती हुई क्या नजर आएगी इंस्पायरेशन में, वो है आपके पास थोरैक्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड आपको मूव करता हुआ नजर आएगा। एक चीज ये होगी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब आपके पास हवा को आपने इनहेल किया, थोरैक्स आपके पास ऊपर की ओर को गया और बाहर की ओर को गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि लंग के इनसाइड में आपके पास वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो ज्यादा गई है। फिर से ट्राई कर लीजिए, मान लीजिए आप इनहेलेशन करते हैं तो होगा क्या, जरा देखो, चेस्ट जो है आपके पास एक तरह से गुब्बारे की तरह फूलने की ट्राई कर रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास हवा जो है वो ट्रैकिया से होती हुई, क्योंकि ट्रैकिया इज अ विंड पाइप, ट्रैकिया से होती हुई आपके पास ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल और आपके पास वहां से एल्वुलाई के अंदर पहुंच जाएगी। तो एल्वुलाई के अंदर आपके पास हवा जो है वो धीरे धीरे कर भरना शुरू होगी, जिसकी वजह से एल्वुलाई का जो आपके पास डाया है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पास जो लंग है वो एक तरह से फूलना शुरू हो जाएंगे गुब्बारे की तरह। अब एक कॉमन भाषा के अंदर ये समझिए कि जब हमने हवा को इनहेल किया तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो इनसाइड द लंग आपके पास बढ़ेगा। तो आपके पास जब हम ये कह रहे हैं कि थोरैक्स जो है वो अपवर्ड या आउटवर्ड मूव करेगा, तो साथ ही साथ में यहां से हमें ये चीज पता लगती है कि जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग में गई वो आपके पास बढ़ती ही जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके पास लंग में बढ़ रही है। अब एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पर आती है, वो कंसेप्ट रिलेट करते हैं हम बॉयल्स लॉ से। किससे रिलेट कर रहे हैं, दैट इज ऑफ अ बॉयल्स लॉ। अब जब देखिएगा, जो बॉयल्स लॉ आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है वहां पर एक वर्ड आपके पास डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ एयर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। तो टेम्परेचर अगर आपके पास कांस्टेंट होगा तो आपको वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो प्रेशर ऑफ एयर के बिल्कुल अपोजिट ही नजर आएगी। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर ऑफ द एयर। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिए कि जब आप हवा को इनहेल कर रहे हैं तो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके पास लंग में बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि आपके पास आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो तो आपके पास कांस्टेंट रहती है हमेशा ही, क्योंकि हम होम्योथर्मिक ऑर्गेनिज्म है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द लंग विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ एयर इनसाइड द लंग। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमने ये कहा कि वॉल्यूम ऑफ एयर लंग के अंदर बढ़ रहा है तो प्रेशर आपके पास उसी हवा का क्या कर रहा होगा, घट रहा होगा। फिर से समझ लीजिए, जब आप हवा को इनहेल कर कर लंग के इनसाइड में लेकर जाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ एयर तो बढ़ती है, लेकिन जो प्रेशर उसके गैस का है जो इनसाइड आपके पास लंग में मौजूद होगा वो आपके पास घट रहा होगा। अब इसको समझिए जैसे हमने क्या समझाने की कोशिश की है। देखिए, हमें ये मालूम है हम इनहेलेशन करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में ज्यादा है और आपके पास लंग में कम होगी, इसीलिए तो आपके पास हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर को ऑक्सीजन की मूवमेंट होगी, क्योंकि हमें मालूम है गैसेस हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर को मूव करती हैं। अब सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा होगा और लंग में आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम रही होगी, इसीलिए एटमॉस्फेयर से आपने ऑक्सीजन को इनहेल करने कर लंग तक पहुंचा दिया। पर ध्यान दीजिए,
जब आपके पास वॉल्यूम ऑफ एयर बढ़ा था तो प्रेशर आपके पास फॉल हो रही थी। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आप इनहेल कर कर लंग तक पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे। लेकिन एक कॉन्सेप्ट यहां पर यह भी है कि जब आपने इनहेलेशन करना शुरू की थी तो आप जरा ध्यान दीजिए, आपको एक तरह से जोर लगाना पड़ा था इनहेल करने के लिए। ट्राई कर कर देख सकते हैं, इनहेलेशन में आपके पास एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, एनर्जी की यूटिलाइजेशन हो रही है। अब सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, जितना एटीपी आपके पास नेचर ने आपको दे रखा होगा उतना ही एटीपी आप यूटिलाइज कर पाएंगे। अब अगर एक बार एनर्जी आपके पास खत्म हो गई तो आपके पास उसी समय नेचर आपको मजबूर कर देगी कि आपको एक्सहेल करना ही पड़ेगा। अब ट्राई कर लीजिए। अब देखिए, इससे ज्यादा इनहेल करना शायद पॉसिबल ना हो पाए, नेचर ने आपको फोर्स कर दिया सडनली ही कि आप एक्सहेल कर दीजिए, क्योंकि एनर्जी जो है वो आपके डिप्लीट हो चुकी है, एटीपी पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, इसीलिए फर्दर आपके पास इंस्पिरेशन करना पॉसिबल नहीं हो पाती है। अब इसको दूसरे कॉन्सेप्ट के तरह से समझ लीजिए कि पार्शियल प्रेशर ऑफ आपके पास जो ऑक्सीजन है वो एटमॉस्फेयर में ज्यादा था, लंग में कम था, इसीलिए आपने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को खींचना शुरू किया और लंग तक आपके पास ऑक्सीजन पहुंच रही है। अब देखिए, एक समय तो ऐसा आ ही जाएगा जब एटमॉस्फेयर और आपके लंग के अंदर प्रेशर जो है ऑक्सीजन का वो ऑलमोस्ट बराबर हो जाएगी और उसी समय आपके पास एक रिफ्लेक्स जनरेट होगी जो आपको मजबूर करेगी कि अब आप एक्सहेल कर दीजिए। क्यों? अगर आपने इससे ज्यादा इनहेल किया तो चांसेस ये हो सकते हैं कि जो आपकी एल्वियोलाई है वो फट ना जाए, और अगर एल्वियोलाई फट गई तो सरफेस एरिया जो आपके पास लंग का होगा वो लगातार डिक्रीज होता हुआ आपको नजर आएगा। तो याद करके चलिएगा, ड्यूरिंग एन इंस्पिरेशन जो वॉल्यूम ऑफ एयर होगा इनसाइड द लंग वो तो बढ़ेगा, लेकिन पार्शियल प्रेशर जो आपके पास गैसेस को होगा वो रिड्यूस होता हुआ आपको नजर आएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखकर चलनी चाहिए। अब हम जब ये कह रहे हैं कि जो थॉरेक्स है उसका आपके पास कहीं ना कहीं वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो रहा है या लंग का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, आपके पास थॉरेक्स ऊपर गई और बाहर की ओर को गई, तो वो गई कैसे है, उसका मैकेनिज्म क्या है? तो जरा ध्यान दीजिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि रिब्स की एक इंपॉर्टेंस आती, तो मान लीजिए मैं ये रिब्स को बना देता हूं, तो नेचर ने आपके पास इन दो रिब्स को मीनवाय हर एक पेयर ऑफ रिब को कनेक्ट करना है एक दूसरे से, तो उसने मदद लेनी है आपके पास मसल्स की, और वो मसल कौन सी है? उसको कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल। तो देखिएगा, जैसे मैंने यहां पर पैरेलली अरेंज ये कुछ मसल यहां पर दिखाई है, इसको कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल। अब देखो, ये इंटरकोस्टल मसल नेचर के अंदर दो तरह की है। हमारी बॉडी के रिब में जब कनेक्शन आया इस इंटरकोस्टल मसल से तो ये दो तरह से आया, एक को कहा गया एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है और दूसरी को कहा गया इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। वर्ड समझ आ रहे? अब जरा ध्यान दो, एक्सटर्नल का मतलब क्या हुआ? जो सामने से आपको दिखाई पड़ जाए। तो मान के ये चलिए कि मान लीजिए आपके दो रिब है, इन दो रिब को आपके पास ये एक्सटर्नल मसल ने कनेक्ट कर दिया। अब इंटरनल मसल से भी कनेक्शन आना है, लेकिन आपके पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जो है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के पीछे पड़ी है। तो क्या आपको वो मसल नजर आएगी? हाँ या ना? सिंपल लॉजिक है कि आपके पास बाहर लगी हुई एक्सटर्नल है, उस एक्सटर्नल मसल ने इंटरनल वाली जो आपके पास इंटरकोस्टल मसल है उसको छुपा लिया। और अगर इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नजर नहीं आ रही है तो क्या इसका मतलब यह होगा कि इसका कोई एक्शन नहीं है? तो आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके पास रिब का जो कनेक्शन है वो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल दोनों से ही होता है। पर यहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, जब भी आपको यह मालूम है कि आपको इस पर्टिकुलर चेस्ट को लिफ्ट करना है ऊपर, तो इसका मतलब क्या हो? जरा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए रिब के बीच में अभी इतना स्पेस है, अगर मान लीजिए इंटरनल इंटरकोस्टल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में से बाहर लगी हुई, जैसे ये अभी मैं दिखा रहा हूं, ये बाहर लगी हुई अगर आपके पास में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको जरा क्या नजर आ रहा है? रिब के बीच का जो स्पेस है वो आपको रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से आपके पास थॉरेक्स ऊपर की ओर को आपको जाती हुई नजर आएगी और बाहर की ओर को जाती हुई नजर आएगी। फिर से समझ लीजिएगा, ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है। वर्ड क्या लिख रहे हैं हम यहां पर? ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या इनहलेशन देयर विल बी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल।
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होगी और साथ ही साथ में आपके पास रिलैक्सेशन आपको होते हुए नजर आएगी, दैट इज ऑफ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। याद कर लीजिएगा, इंस्पायरेशन के दौरान में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसके वजह से रिब के बीच का जो आपके पास एरिया रहेगा वो डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा, जिसकी वजह से थॉरैक्स का जो आपके पास अपवर्ड और आउटवर्ड मूवमेंट आपको नजर आती है। अब एक चीज हमें और ध्यान देनी है जो हमें समझ आनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको कहा था रॉ मटेरियल के तौर के ऊपर डायफ्राम दैट इज द फ्रीनिक मसल भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो जैसे ये मान लीजिए आपके पास में अ पेयर ऑफ लंग है, तो दिस इज अ पेयर ऑफ लंग जो मैंने यहां पर आपको दिखा दिया। तो ये मान लीजिए आपके पास लेफ्ट वाला लंग है और ये आपके पास राइट वाला लंग है। जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट वाले लंग में मैंने एक आपके पास कैविटी बना दी है, तो कैविटी बनाने की वजह से लेफ्ट वाले लंग का सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया एज कंपैरिजन टू राइट वाले लंग। दूसरी, राइट वाले लंग को अगर देखेंगे तो इसको तीन पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, इनको लोब्स कहा जाता है। ये है सुपीरियर लोब, उसके बाद आएगी मिडल लोब और उसके बाद आएगी इंफीरियर लोब, SMI, सुपीरियर लोब, मिडल लोब एंड इंफीरियर लोब। नाउ ये जो लेफ्ट वाला लंग है इसको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया, तीन में नहीं डिवाइड है क्योंकि सरफेस एरिया आपके पास कम नजर आ रहा है। तो एक हो गया सुपीरियर आपके पास लोब और एक होती है इंफीरियर लोब। तो इंफीरियर लोब में आपको एक कॉन्केविटी नजर आ रही है, इसको कहा जाता है कार्डियक नॉच। इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ कार्डियक नॉच। इस कार्डियक नॉच में आपके पास प्लेसमेंट किसकी नजर आएगी? दैट इज ऑफ अ हर्ट। किसकी नजर आ रही है? हर्ट की प्लेसमेंट नेचर ने कार्डियक नॉच में कर कर रखी हुई है। क्लियर हो गया जी? ये चीज हमें समझ आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि नेचर ने थोरेसिक कैविटी को आपके पास सेपरेट करना है नीचे पाए जाने वाले ऑर्गन्स। तो नीचे आपके पास है दैट इज द एब्डोमिनल कैविटी। तो मान लीजिए जैसे हमने ये बॉक्स बना दिया, तो ये एब्डोमिन में पाए जाने वाले सारे के सारे ऑर्गन इसके इनसाइड में है। तो ये आपके पास एब्डोमिनल कैविटी है। कैविटी का मतलब एक स्पेस जिसके अंदर एब्डोमिनल ऑर्गन है, और ये आपके पास हिस्सा है वो है आपके पास एब्डोमिन का, ये मान लेते हैं एब्डोमिनल हिस्सा है। तो ये हो गई, सॉरी, ये दिस इज अ थोरेसिक हिस्सा है। ये हो गई थोरेसिक कैविटी के इनसाइड में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर, ये हो गए एब्डोमिन के इनसाइड में पाए जाने वाले स्ट्रक्चर। तो नेचर ने क्या किया है कि इनको सेपरेट करने के लिए एक पर्टिकुलर आपके पास मसल की मदद ली है। जैसे मैंने ये मसल आपको यहां पर बनाकर दे दी है। अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो इस मसल की जो शेप आपको नजर आ रही है दैट इज ऑफ अ सेमी सर्कुलर शेप्ड, या इसको कहा जाता है डोम शेप्ड है। और इस मसल का नाम है दैट इज अ डायफ्राम। इसको क्या कहा जाता है? दैट इज अ डायफ्राम। अब जरा ध्यान दीजिए डायफ्राम ने काम क्या किया? एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से सेपरेट करने का काम किया। जरा ध्यान दीजिए, ये है सेपरेशन। इसने क्या किया? डायफ्राम ने थोरेक्स को आपके पास एब्डोमिन से सेपरेट करने का काम कर दिया है एक तरह से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब हमने कहा कि डोम शेप्ड है, तो ये डोम शेप्ड आपके पास कब है? जब आपके पास कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा है। मीन बाय अभी आपके पास बॉडी रिलैक्स्ड कंडीशन में है, आपने कोई जोर लगाकर काम नहीं किया है। मीन बाय आप एक्सपायर कर चुके हैं, क्योंकि एक्सपायरेशन के दौरान में किसी भी एनर्जी की कोई भी यूटिलाइजेशन नहीं होती है। इंस्पायरेशन के दौरान आपको जोर लगाना पड़ता है, इसीलिए वहां पर एटीपी की कंजम्पशन है, इसीलिए इंस्पायरेशन एक एक्टिव प्रोसेस होती है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जरा ध्यान दो। आपके पास डायफ्राम डोम शेप्ड नजर आ रहा है, लेकिन कब ये नजर आएगा डोम शेप्ड? ड्यूरिंग दी एक्सपायरेशन, या आपके पास जब इंस्पायरेशन नहीं कर रहे होंगे। दो चीजें हो सकती है ना, या तो आप एक्सपायर कर रहे हैं या आपने इंस्पायर किया ही नहीं। तो दोनों ही जगहों पर हम ये कहेंगे कि जो आपके पास डायफ्राम की शेप रहती है दैट इज डोम शेप्ड रहती है। अब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पर और है कि आपके पास मान लीजिए आपने इंस्पायर किया, तो इंस्पायर करने पर हुआ क्या था? ये पर्टिकुलर आपके पास थोरेक्स अपवर्ड मूव कर कर गया था कुछ इस तरह से, और साथ में गया था आउटवर्ड, ऐसे ही मूवमेंट हुई है। तो साथ ही साथ में उसी समय एक काम और हुआ था, ये जो डायफ्राम है इसको नेचर ने डाउनवर्ड पुश कर दिया था। याद करके चलिएगा, डायफ्राम को नेचर क्या कर रही है? डाउनवर्ड पुश कर रही है, और इसी वजह से ड्यूरिंग इंस्पिरेशन आपके पास जो डायफ्राम है वो
फ्लैट हो जाएगी। डायफ्राम कैसी नजर आती है इंस्पिरेशन के दौरान में? वो फ्लैट हो जाएगी। कारण क्या है? जब आपके पास थॉरेक्स आपके पास अपवर्ड मूव कर कर जाएगी, तो उसी समय जब आपके पास इस पर्टिकुलर लंग के इनसाइड में हवा भर रही होगी, तो हवा के द्वारा आपके पास धक्का दिया जाएगा इस डायफ्राम को डाउनवर्ड मूव करने के लिए, जिसकी वजह से ये डायफ्राम अब आपको फ्लैट होता हुआ नजर आएगा। कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा कुछ इस तरह से फ्लैट। याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्लैरिटी है यहां तक जो मैंने कहा कि इंस्पायरेशन में क्या क्या किस किस तरह से स्टेप हुए, ये चीज समझ आई? हाँ या ना? यहां पर कोई रुकावट हो? चलिए, नहीं है, बहुत बढ़िया। चलिएगा, नेक्स्ट को देखते हैं, वो है एक्सपायरेशन। नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, दैट इज एक्सपायरेशन। अब देखिएगा, जितने भी इंस्पायरेशन के दौरान में हमने मैकेनिज्म्स पढ़े, उनको वाइस वर्सा कर देना, बिल्कुल उल्टा करते चलिए। जैसे पहले स्टेप के अंदर हमने ये कहा था कि जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी, इंटरनल आपके पास रिलैक्स कर रही थी। अब उल्टा करना है। उल्टा करते हुए क्या नजर आएगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इसमें क्या हो जाएगी? दैट इज कॉन्ट्रैक्शन। और एक्सटर्नल वाली में क्या होगी? दैट इज अ रिलैक्सेशन। अब इसकी वजह से होगा क्या? आपके पास वापिस से रिब के बीच में स्पेस आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से नेचर जो है इस थोरेसिक पार्ट को या थोरेसिक कैविटी को नीचे की ओर को पुश करेगी। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब आप एक्सपायर करते हैं तो सडनली आपके पास जो लंग है वो नीचे की ओर को जाता है, या थोरेक्स नीचे की ओर को पुश होती है और इनवर्ड पुश होगी, नीचे जाते हुए अंदर की ओर को पुश हो रही है। एक बार आप ट्राई भी कर सकते हैं। मान लीजिए आप इनहेल करिए और उसके बाद एक्सहेल करिए, तो हुआ क्या? जल सडनली आपके पास जो थॉरेक्स है वो ड्रॉप डाउन कर जाएगा, बॉटम की ओर को जाएगा, लेकिन इनवर्ड भी जा रहा होगा। तो याद करके चलिएगा, ड्यूरिंग एन एक्सपायरेशन आपके पास हो क्या रहा है? थॉरेक्स जो है वो आपके पास डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, अंदर की ओर को और नीचे की ओर को इसकी मूवमेंट होते हुए आपको नजर आएगी। लेकिन साथ ही साथ में आपको एक पार्ट और बताया था मैंने अभी, मैंने ये कहा था जब इंस्पायरेशन हुई तो डायफ्राम जो है वो नेचर ने उसको धक्का दिया था नीचे की ओर को और वो हो गया था फ्लैट। अब उल्टा होना शुरू हो जाए क्योंकि आपके पास एक्सपायरेशन की प्रोसेस चल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? जब एक्सपायरेशन हो रही होगी तो नेचर के द्वारा डायफ्राम को ऊपर की ओर को वापस से धक्का दिया जाएगा, और एक्सपायरेशन के दौरान में वापस से जो डायफ्राम की नॉर्मल शेप होती है, दैट इज डोम शेप, वो वापस से एक्वायर हो जाएगी। तो आपके सेकंड स्टेज क्या यहां पर नजर आएगी? डायफ्राम जो है फिर से आपके पास दैट इज डोम शेप्ड हो जाएगा। ये भी हमें समझ आ गया कि डायफ्राम की शेप वापस से नॉर्मल हो गई, तो नॉर्मल शेप उसकी कैसी है? डोम शेप्ड होती है। अब एक और चीज यहां पर नजर आएगी जो हमने पहले कही, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम ऑफ एयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द एयर था, क्योंकि टेम्परेचर आपकी बॉडी का कांस्टेंट है। अब जरा ध्यान दीजिए, आपने जब एक्सहेल किया तो लंग के इनसाइड में वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन प्रेशर ऑफ एयर क्या कर गया? इंक्रीज कर गया। अब वो कौन सी हवा है जिसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा है? तो एक चीज ध्यान करके चलिएगा, मान लीजिए आपने जब हवा को इनहेल कर कर एक्चुअली में एल्वियोलाई तक पहुंचाया था, तो एल्वियोलाई का काम होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में काम करना। अब हवा कौन सी वाली आपके पास वहां पर पहुंची थी? वो तो ऑक्सीजन पहुंची। ऑक्सीजन एल्वियोलाई से होती हुई कहीं ना कहीं टिश्यूज के अंदर जाएगी, कैपिलरी से होती हुई। इसका मतलब क्या हुआ? जब कैपिलरीज के अंदर ऑक्सीजन जाएगी तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एल्वियोलाई में आ जाएगी। तो एल्वियोलाई के इनसाइड में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, और कंपैरेटिवली जब आप एटमॉस्फेयर को देखेंगे तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम होगा। इसीलिए आप जब एक्सहेल करते हैं तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को आप एक्सहेल करते हैं, क्योंकि इनसाइड द लंग कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आपके पास ज्यादा होगा और एटमॉस्फेयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम रही होगी, क्योंकि हमें यह मालूम है हमेशा जो गैसेस की मूवमेंट है वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर को ही होती है। तो ये चीज हमें यहां से थोड़ा सा ध्यान कर चलनी है और इसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। अब एक बात यहां से और ध्यान दीजिएगा,
जब हम ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये एक नॉर्मल इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन है जिसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया। याद करके चलिएगा, कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट हमने परफॉर्म नहीं किया है। ये एक तरह से इनवॉलेंट्री एक्शन है जब हमने कॉन्शियसली इनहेल और एक्सहेल नहीं किया। जैसे जब तक मान लीजिए मैं आपको ये ना कहूं कि आप एक बार इनहेल कर देखो या एक्सहेल कर देखो, तब जाकर आप अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू करेंगे। जब आप ध्यान देना शुरू करेंगे तो इसका मतलब है वो एक्शन आपके पास वॉलंटरी होना शुरू हो जाएगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। लेकिन मान लीजिए जब तक मैंने ये कोई वर्ड्स नहीं कहे थे, कोई लाइन नहीं कही थी, तब तक आपके पास इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन नॉर्मली हो रही थी, जिसके बारे में आपको शायद पता भी नहीं लग रहा था, लेकिन वो प्रोसेस हो रही थी। जो आपके कंट्रोल में चीजें नहीं होती हैं उनको कहा जाता है इनवॉलंटरी एक्शन, और जब आपके पास चीजें जिनको आप कंट्रोल कर पाते हैं उन पर्टिकुलर एक्शंस को कहा जाता है वॉलंटरी एक्शन। तो याद करके चलिएगा, जब हम बात कर रहे हैं ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बारे में, तो यहां पर ये ध्यान देने की ट्राई करिएगा कि ये जो पर्टिकुलर इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन है ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब देखिए, इसको हम कहेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग है। जब हम ये कह रहे हैं कि आपको ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि अभी आप इंस्पायर और एक्सपायर कर रहे हैं, तो इसको नॉर्मल ब्रीदिंग कहेंगे। और इस नॉर्मल ब्रीदिंग का दूसरा नाम एब्डोमिनल ब्रीदिंग होता है। याद कर लीजिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। एब्डोमिनल ब्रीदिंग को हम नॉर्मल ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए बाबा रामदेव जी जो अनुलोम विलोम कराते हैं, या आपके पास में कहीं ना कहीं डीप इनहलेशन और डीप एक्सहलेशन की प्रैक्टिस करवाते हैं, लंबी लंबी सांसें खींचिए, लंबी लंबी सांसें छोड़िए, बाबा रामदेव जी आपको काफी समय से इन चीजों की प्रैक्टिस करा रहे। तो देखिएगा, अब आपने कॉन्शियस एक्शन किया है, वॉलंटरी एक्शन किया है, जानबूझकर आप जरूरत से ज्यादा लंबी सांसें ले रहे हैं और जरूरत से ज्यादा लंबी सांसें छोड़ रहे हैं, तो वहां पर एक वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज अ डीप ब्रीदिंग। वर्ड क्या यूज किया जाएगा? डीप ब्रीदिंग वर्ड है, याद कर लेना। और डीप ब्रीदिंग को दूसरी तरह से हम थोरेसिक ब्रीदिंग बोलते हैं। इसको क्या कहा जाता है? दैट इज अ थोरेसिक ब्रीदिंग। हाँ, एक बात जरूर है कि जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर आपके पास इनसाइड दी लंग जाती है वो बढ़ रही है आपके पास में, लेकिन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लगातार रिड्यूस होता है, इसीलिए लगातार आप ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं जब तक आपके पास वो जो प्लेटू स्टेज है, मीन बाय बैलेंस आपके पास रीच नहीं हो जाता है। उस पर्टिकुलर प्रेशर ऑफ एयर का जो एटमॉस्फेयर में है, जो आपके लंग में है, जब वो आपके पास बैलेंस नहीं हो जाएगा, बराबर आपके पास वॉल्यूम और प्रेशर नहीं हो जाएंगे, तब तक आप बेसिकली इनहेलेशन करते रहेंगे उस ऑक्सीजन की। तो ये ध्यान करके चलिएगा, नॉर्मल ब्रीदिंग के लिए दूसरा नाम एब्डोमिनल ब्रीदिंग है और डीप ब्रीदिंग का दूसरा नाम थोरेसिक ब्रीदिंग है। यहां तक चीजें समझ आई कि नहीं आई? पहली चीज जो मैंने अभी तक कहा, क्या आपको यहां तक समझ आया या नहीं आया? यहां तक कोई क्वेश्चन हो? देख लें, कोई और स्टूडेंट हो तो जिसका कोई क्वेश्चन हो तो वो पक्का पूछ लीजिए, क्योंकि नहीं तो अदरवाइज मैं नेक्स्ट वाले टॉपिक की ओर को चलूंगा, वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो इसी से रिलेट करता है। अगर आपके कोई दिमाग में क्वेश्चन हो तो आप अभी पुट इन कर लें। तो चलेंगे, ठीक है? कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ या ना बोल दो एक बार बस। अगर आप 2024 की एमएनएस प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो बी पर्सोनिफाइड लेकर आया है बी पर्सोनिफाइड इंस्टेंट स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू आप हमारे 2024 के बैचेस के अंदर अप टू 90% जो स्कॉलरशिप है, आप उसका जो फायदा है वहां पर उठा सकते हैं। स्कॉलरशिप टेस्ट के अंदर एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए गूगल फॉर्म को आपको फिलअप करना है एंड आपको हमारी तरफ से हमारी कॉल का वेट करना है।